नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर चंदौली से है। चंदौली जनपद में चोरों का तांडव जारी है। एक ही रात में चोरों ने 2 दुकानों पर हाथ साफ किया है और चोरों ने पान की दुकान से 20,000 रुपए के अधिक का सामान चोरी किया है। चोरों ने दोनों दुकानों से 30,000 रुपए से अधिक का सामान किया है हाथ साफ। चोरों की घटना ने, आपको बता दें कि चोरी इस घटना से अंजाम देने के बाद चोर मौके से फरार हो गए। जनपद में ताबड़तोड़ हो रही चोरी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। पुलिस ने रात्रि गश्त पर सवाल जनता उठा रही है। जौनपुर जिले के सुरेरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 फरवरी को 2 सगी बहनें समेत 3 बहनों के गायब होने की सूचना मिलती ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी होते ही तत्काल पुलिस समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए गायब बालिकाओं की बरामदगी के लिए टीम गठित करते हुए खोजबीन शुरू कर दी थी। घटना की जानकारी होते ही सीओ मड़ियाऊ परमानंद कुशवाहा ने बताया कि दिनांक 3 फरवरी को सुरेरी थाना क्षेत्र के एक गाँव में सूचना प्राप्त हुई कि किसी कार्य से घर से बाहर गई 3 बहनें, 2 सगी एवं एक चचेरी शाम तक वापस नहीं लौटी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए खोजबीन की गई है तो ज्ञात हुआ कि वृंदावन से किसी धार्मिक स्थल पर गई हुई तीनों बालिकाओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही। दिनांक 3 फरवरी 2026 को थाना सुरेरी अंतर्गत ग्राम कमरुद्दीनपुर से एक सूचना प्राप्त हुई कि 3 बहनें जो किसी काम के कारण बाहर निकली हुई थी, जिनमें 2 सगी बहनें और एक चचेरी बहन है और शाम तक वापस नहीं लौटी है। तत्काल पूरे प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम गठित की गई। खोजबीन के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सभी लड़कियां वृंदावन किसी धार्मिक स्थल पर गई हुई हैं। उनको सकुशल बरामद कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल की तेज तर्रार अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा का स्थानांतरण हुआ है। एक ईमानदार अधिकारी संभल में 100 करोड़ से पुलिस से अधिक का बीमा घोटाला पकड़ने वाली अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा पिछले लंबे समय से जनपद संभल में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पद पर तैनात IPS अधिकारी रही है और अनुकृति शर्मा का स्थानांतरण जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए कर दिया गया है, जहां उन्हें पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था के अंतर्गत अपर पुलिस उपायुक्त के पद पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंदौली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा चली गांव की ओर अभियान के तहत बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे शहबाजगंज में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नव संकल्प महासभा एवं नव संकल्प भीम समागम की तैयारी की समीक्षा की गई। इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट राजीव पासवान ने चंदौली आगमन पर कार्यकर्ताओं के जोरदार स्वागत किया और साथ ही बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मार्च 2026 से उत्तर प्रदेश में नव संकल्प महासभा व नव संकल्प भीम समागम के अधूरे सपने को लेकर जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पूरा करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले 2027 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने UGC बिल को लेकर कहा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और जो भी निर्णय न्यायालय का आएगा उसे स्वीकार किया जाएगा। अपना परिचय देते हैं। मैं राजीव पासवान, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्वांचल उत्तर प्रदेश। साहबगंज में रोड शो किए हैं और बैठक किए, क्या है? मैंने साहबगंज में सबसे पहले मेरे प्रेस मीडिया बंधुओं सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। हम लोग साहबगंज में रोड शो नहीं किए। हमारी लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास का जो विचारधारा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गाँव की ओर चली। श्रद्धेय हमारे नेता दलित सेना लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय माननीय पासवान साहब, दूसरे अम्बेडकर, हम सबके संस्थापक पार्टी के, जिनका उद्देश्य और मिशन था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गांव की ओर चली। एक अभियान अभी हमने 3-4 किलोमीटर पैदल चल गांव में यात्रा किया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गांव की ओर चली। और ये जो कार्यक्रम आज हमारी ये समीक्षा बैठक है, उत्तर प्रदेश में 2027 में लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। समीक्षा बैठक नव संकल्प महासभा और नवसंकल्प भीम समागम की तैयारी की जा रही है, जिसमें मार्च महीने से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष
भारत सरकार के मंत्री परम आदरणीय माननीय चिराग पासवान साहब जी, केंद्रीय मंत्री भारत, हम सबके नेता पूरे उत्तर प्रदेश में नवसंकल्प महासभा और नवसंकल्प विभिन्न समागम को मार्च से संबोधित करने जा रहे हैं, जबकि उनके साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी हम सबके मार्गदर्शन परम आदरणीय माननीय अरुण भारती जी भी संबोधित करेंगे। उनके साथ कई राष्ट्रीय नेता मंच पे होंगे। मार्च से हमारा ये अभियान उत्तर प्रदेश में चलेगा। क्या लगता है कि बिहार की तरह यूपी में भी सफलता मिलेगी? मैं अपने प्रेस मीडिया के साथ बता देना चाहूँ कि जैसे उत्तर बिहार में हमारे देश के युवा हृदय सम्राट हम सबके नेता परम आदरणीय माननीय चिराग पासवान साहब पे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया, मैं तहे दिल से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी मेरे नेता का कद बढ़ाने का काम करेगी। मेरे नेता उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीट मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी देगी। जैसे बिहार में एक ऐतिहासिक जीत हुई, वैसे उत्तर प्रदेश में मेरे नेता और हम लोग के भगवान आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी एक इतिहास 2027 में रचेगी लोक जनशक्ति पार्टी। अभी हाल ही में यूजीसी बिल को लेकर हंगामा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, क्या बोल रहे हैं इसमें? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसका लोक जनशक्ति पार्टी स्वागत करेगी। केंद्र में सरकार है, आप सरकार के साथ है, लेकिन सरकार ने ही यूजीसी बिल लाया था। केंद्र में है, मगर जब वो न्यायालय में चला गया तो न्यायालय में जो न्यायालय आएगा आदेश, हम उसका स्वागत करते हैं। न्यायालय का सभी पार्टी स्वागत करेगी, लोक जनशक्ति पार्टी करेगी, भाजपा करेगी, सभी दल, हमारी सरकार, हम एनडीए गठबंधन के घटक दल है। जैसे ही न्यायालय होगा, हम भी एक अधिवक्ता है, जो भी न्यायालय का आदेश आएगा उसको लोक जनशक्ति पार्टी तहे दिल से स्वागत और उसको मानेगी। नाम बता दीजिए। हम लोग हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी पार्टी कार्यक्रम करा रही है, क्या है? अभी 27 में जो हमारा चुनाव है उसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी बहुत ही सीरियस है। जिस तरह से बिहार में हमारी जीत हुई है, लोक जनशक्ति पार्टी यूपी में भी उसी तरह से जीत करके यहाँ पर हमारे विधायक होंगे। इसकी वजह से यहाँ पर पार्टी बीजेपी की सरकार बनेगी तो हमारे समर्थन से ही करेगी। यहाँ पर और भी दलित पार्टियाँ हैं, उसको कैसे देखती हैं? देखिए, अन्य दलित पार्टियों का जो एजेंडा है, आपने देखा कि बहन मायावती जी भी मुख्यमंत्री रही, उनकी क्या दुर्दशा हुई। अभी अखिलेश जी ये भी रहे मुख्यमंत्री, लेकिन इनका भी क्या वजूद है। लेकिन चिराग पासवान जी और हमारी जो सरकार है योगी जी की, जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो एक अभियान चलाया था कि जो अराजक तत्व है, किस तरह से उन्होंने कदम उठाया, बहुत ही सराहनीय है। इसकी वजह से हमारे जो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, हमारे गरीब लोग सुरक्षित नहीं थे, उन्होंने उनको सुरक्षा दी। तो हमारी सरकार और चिराग जी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक ऐसा करना चाहते हैं कि उनको रोजगार हो और उनका भी उनकी शिक्षा स्तर और अपने प्रदेश का वो छोड़ के दूसरे प्रदेशों में न जाए, उसके लिए उन्होंने हर जगह उन्होंने जो अपना एक बिजनेस करने के लिए उन्होंने कहा है। हम लोग भी इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जिससे बड़ी बड़ी उद्योग जब लगेंगे तब उसमें हमारे लोग बेरोजगार है, सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन उद्योग ढूंढने में तो उनको लगाया जा सकता है। इसके लिए प्रयास किया जाएगा। अमन तिवारी, उत्तर प्रदेश महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी, क्या कार्यक्रम है? हमारे प्रदेश आज लोक जनशक्ति पार्टी ने शुरुआत लोक पार्टी चुनाव प्रथम कार्यक्रम है। आज के बाद हम पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में इस तरह का कार्यक्रम लगातार करने वाले हैं। ये कार्यक्रम 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है, इसलिए हम पार्टी का उत्तर प्रदेश में विस्तार कर रहे हैं और लगातार पूर्वांचल में। क्या पार्टी 2027 में चुनाव लड़ेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश उन्होंने मीडिया में कई बयान दिया कि निश्चित हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव को लेकर ही हम एक पूरा कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। खबर
अलीगढ़ से है, जहां जनपद अलीगढ़ कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र में संचालित देव ओयो होटल मसूदाबाद बस स्टैंड के पास होटल मालिक कमल ने एक ओयो होटल संचालक कर रखा है, जिसमें वैश्यावृत्ति का धंधा जोरों पर चल रहा है। सिविल लाइन का रहने वाला जीशान की मौत होटल के रूम में फांसी लगाकर हो गई है। उसकी प्रेमिका काजल ने बताया कि किसी बात को लेकर जीशान अपने गले में जीशान ने फंदा डाल लिया और मुझे वहां से हटा दिया। थोड़ी देर बाद जीशान की मौत हो गई। वहीं मृतक जीशान को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र व रोरावड़ क्षेत्र लोघा में अवैध ओयो होटल संचालित है। पुलिस इन अवैध होटलों पर लगाम लगाए क्योंकि नहीं लग रहा है। पहले भी मीडिया ओयो के खिलाफ कारनामे खोल चुकी है। अवैध होटलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? राजा भाई, क्या मामला था? आपकी बातचीत हुई इनसे भी, क्या मामला था? देखिए, ये पीड़ित परिवार के भाई हैं। इनके भाई का एक प्रकरण सामने आया। थाना बन्ना देवी के क्षेत्र के अंतर्गत मलखान सिंह हॉस्पिटल में एक बॉडी पहुंची थी, तो इनको ये फोन करके बताया गया कि आपके भाई की जो है डेथ बॉडी है, यहाँ पे आप आइए। तो ये लोग पहुंचे। इनका आरोप ये है कि किसी एक होटल में, क्या नाम, देव होटल का नाम इन्होंने बताया। देव होटल में इनके भाई की बॉडी थी। उस बॉडी को लेकर के कुछ लोग जो है मलखान सिंह हॉस्पिटल पहुंचे हैं, लेकिन वहां डॉक्टर्स का कहना यह था कि इस बॉडी को लेकर के लाश आई है, लेकिन इनको परिजन को किसी ने ये बताया है उस बॉडी को लेकर के कुछ लोग पहुंचे हैं। तो ये 3 लड़के, ये जांच का विषय है, पुलिस इसमें जांच करे। दूसरी बात ये है कि जो लड़की, डॉक्टर्स वहां बता रहे हैं कि जो लड़की बॉडी लेकर के पहुंची है, वो लड़की कौन है, वो लड़की क्या है, उस लड़की का रिश्ता क्या है, तो इस पर भी जांच होनी चाहिए। और जिस होटल के अंदर बॉडी मिली है, जिसकी जिक्र बार बार कर रहे हैं, तो उस होटल की भी जांच होनी चाहिए कि इंसान उस होटल में पहुंचा कैसे, और बॉडी जिस रूम में थी उस रूम में ऐसी क्या वारदात हुई जिससे कुछ इंसान की जान चली गई। तो ये बड़ा ही जांच का विषय है और बड़ा चिंताजनक विषय है कि एक प्रतिष्ठित होटल के अंदर शहर में, जबकि पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पे है, उसके बाद अगर बॉडी मिलती है तो इससे बड़ा चिंता की बात क्या हो सकती है। इस परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात हुई है। अभी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि इसमें हम पीएम करा रहे हैं, जो भी तथ्य होंगे सामने रखा जाएगा और इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि इतना पुलिस प्रशासन अलर्ट होने के बाद अगर इस तरीके की वारदात हो रही है तो इस पर रोक लगनी चाहिए। और कुछ लोगों का कहना यह भी था, अभी लोग बात कर रहे थे कि उस लड़की का कई गैर सामाजिक कामों में जो है संलिप्त रही है वो लड़की, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो लड़की आखिर है कौन। और इस पूरे मामले की जांच इसलिए भी होनी चाहिए कि एक परिवार का लड़का चला गया, ये जमालपुर के रहने वाले हैं, श्रीनगर में रहते हैं लोग, एक परिवार का जवान बेटा चला गया है। कभी तो लड़की कहती है कि इन्होंने फांसी लगाई है, कभी कहती है इनके मुंह से जाग आ रहे थे, तो वो लड़की जो है गुमराही की बात कर रही है। और इस सारी की सारी हत्या में कौन लोग संलिप्त है, ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। राजा भाई, क्या मामला था? आपकी बातचीत हुई इनसे भी, क्या मामला था? देखिए, ये पीड़ित परिवार के भाई हैं। इनके भाई का एक प्रकरण सामने आया। थाना बन्ना देवी के क्षेत्र के अंतर्गत लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली क्षेत्र में लखीमपुर रोड पर जलालपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने वैगनोर कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार वैगनोर कार में सवार सभी लोग दिल्ली से बहराइच जा रहे थे तिलक समारोह में शामिल होने के लिए। वहीं हादसे में घायल हुए 3 लोगों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह घना कोहरा और तेज रफ्तार बताई जा रही। हालांकि टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है और इस सड़क हादसे की घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। खबर उन्नाव से है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया। एक के बाद एक करीब 8 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में लगभग 14 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर नंबर 245-46 की है, जहां घने कोहरे के कारण ट्रकों, बसों और अन्य वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। पहले एक ट्रक ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मारी है, फिर पीछे से जा रहे ट्रेलर, बस और कार हादसे का शिकार हो गए हैं। इस हादसे में कुल मिलाकर 14 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही बेहटा, मुजावर बांगरमऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी बांगरमऊ भेजा गया है, जहां की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। आज दिनांक 5/2/2026 को समय करीब
7:30 बजे सुबह थाना बेटा मुजावर क्षेत्रांतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 245 पर घने कोहरे के कारण एक के बाद एक करीब 8 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें करीब 14 व्यक्तियों को चोटें आई हैं, जिन्हें थाना बेटा मुजावर पुलिस और थाना बांगामऊ पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार हेतु CHC बांगामऊ भेजा गया है, जहां सभी घायलों की सामान्य स्थिति है। क्षतिग्रस्त वाहनों को आगरा एक्सप्रेसवे से हटवा दिया गया है। यातायात सुचारू रूप से जारी है। करीब 6 वाहनों की आपस में टक्कर हुई, जिसमें बस और ट्रक के बड़े वाहन थे, बाकी 4 4 व्हीलर और 2 व्हीलर थे। इसमें करीब 14 लोग घायल हुए, 8 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। उसमें से हमारे 6 लोग जो हैं सुपरफिशियल इंजरी उनको थी, तो उनको ट्रीट कर दिया गया, प्राथमिक उपचार दे दिया गया और वो सभी स्टेबल हैं। 2 व्यक्ति को थोड़े गंभीर रूप से घायल हैं, उनको हम लोगों ने रेफर किया है। बाकी जितने भी इन सभी को मेडिकल सपोर्ट, उपचार के रूप में और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट इसमें खान-पान उनके जो उनका सपोर्ट करके फिजिकल अप्रोच बताने का स्थिति भी उनको जाना था, ये सब कार्य हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार से कहाँ जा रहे थे ये लोग? जो बस थी वो दिल्ली से लखनऊ जा रही थी, तो सभी सवार जो थे लखनऊ जा रहे थे। ये प्राइवेट बस थी और इसके संबंध में भी वहाँ पे हमारी वाटर पुलिस टीम है, वो भी शिनाख्त कर रही है और भी जो वहाँ पे इस प्रकार के साक्ष्य मिले उसमें रोल क्या नाम है? लीला है सर। कहाँ के निवासी हो? हरियाणा हिसार। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कैसे घटना मैं हुई? हिसार से लखनऊ की साइड जा रहा था और रास्ते में एक डब्बा खड़ा था, घोड़ा बड़ा कंटेनर, उसने रोड के ऊपर एकदम मोड़ा है और उसके बाद मेरी गाड़ी लगी है उसके अंदर। एक गाड़ी लगने के बाद 2 मिनट बाद 8-9 गाड़ी इकट्ठी लगी है, कई घायल भी हुए हैं और कईयों का ज़्यादा सर में चोट बहुत आई है। तो आप लोग को अस्पताल कौन लाया, कैसे क्या जानकारी हुई? ये हाईवे वाले लेके आए हैं सर। मतलब पुलिस आई थी वहाँ? पुलिस भी आई थी, उसके बाद एम्बुलेंस आई थी और टूल वाले भी आ रहे थे वहाँ। लगभग कितने लोग घायल हुए होंगे? घायल 16-17 लोग हुए होंगे। 16-17। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालने वाली मुहिम ला रही अबरंग। नगरपालिका परिषद की ओर से 4 माह पहले शुरू हुई यह मुहिम 4 माह पहले नगरपालिका की अध्यक्ष फातिमा रजा और पूर्व मंत्री विधायक आबिद रजा ने इस मुहिम को हरी झंडी दिखाकर किया है शहर में रवाना। ये गाड़ी शहर के हर वार्ड, हर शहर की गलियों में गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालने वाली आवाज लगाकर गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा उठाकर शहर को साफ सुथरा बनाने का कार्य कर रही है। इस मुहिम से शहर की जनता को गंदगी और से निजात मिलती दिख रही है। इस मुहिम से शहर की जनता काफी खुश भी दिखाई दे रही है। मेरा नाम साजिद है। ये जो आपने गाना लगाया है, गाड़ी वाला आया जी, ये इसलिए लगाया है कि हमने ना, ये लोग हमारा गाना सुन के ना बाहर निकले आएंगे, कूड़ा हमारी गाड़ी में डालेंगे, इससे जो है वार्ड में सफाई होगी और स्वच्छ भारत हमारा बनेगा। लोग जागरूक हो रहे हैं इससे? लोग जागरूक हो रहे हैं इससे, सफाई ज़्यादा हो रही है। कितनी जागरूकता फैल रही है इससे? काफ़ी जागरूकता हो गई हमारे यहाँ। हाँ, सफाई बहुत हो रही है और गंदगी भी कम फैल रही है। जो लोग प्लाट में कूड़ा डालते हैं ना, ये कूड़ा डालना बंद हो रहा है। क्या गाना है जी? गाना क्या है? कूड़े वाला आया घर से कचरा निकाल, ये गाना। कितना फेमस हो गया शहर में गाना ये? तो काफ़ी फेमस हो गया, तो कई महीनों से हम लोग ये गाना बजा रहे हैं। हर वार्ड में चल रहा है ये? हर वार्ड में हो रहा है। हमारे बदायूं में 29 वार्ड है। 29 वार्ड में हमारे जो नगर के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने सारी गाड़ियाँ लगवाई हैं और लगभग 29 ड्राइवर है, 29 ही हेल्पर है। ये मुहिम कब से छेड़ी गई है? जी, कब से छेड़ी गई है मुहिम? ये लगभग करीब 4 महीने हो गए, 4 महीने चल रहा है ये। मतलब फ़र्क पड़ रहा है इससे? बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ये सड़कों पे जो कूड़ा पड़ता था ना, ये सब हमारी गाड़ी में आ रहा था। इसको हम फेंकने जाते हैं रसूलपुर सेंटर पे जाते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम साजिद है जी।
बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एमएफ हाईवे के नजदीक मई बसई लथेड़ा मार्ग पर रंजिशन दावत खाकर, आपको बता दें कि रंजिशन दावत खाकर वापस लौटे रहे युवक पे देवेंद्र उर्फ कोटा पुत्र मुन्ना लाल सरदार के बेटे को 6 नामजद आरोपियों ने गोली मार दी है। चीख पुकार के बाद आसपास मौजूद लोगों ने मामले की पुलिस की जानकारी दी है। सूचना के बाद गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली से प्राथमिक उपचार के उपरांत डॉक्टरों ने बदायूं जिला अस्पताल रेफर किया था। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस कोतवाली बिसौली इलाके में बुधवार 8:30 बजे के आसपास हुई ये घटना। कहाँ रहते हो? ग्राम मोहम्मद भाई। क्या हो गया आज? मैं खेल रहा था सर। सर 6 लोग आए थे, गोली मारे गए। रामेश्वर, मुनीश, ज्ञानेश, भुवनेश, अमरपाल, तस्वीर। क्या मारा तुम्हारे? साहब मुझे तो डंडा भी फेंक के मारा था, लगा दी, लेकिन साहब फायरिंग बाजी करी थी बाद में फायरिंग बाजी कर दिया था। गोली मारी थी? हाँ जी। फिर साहब मुझे लग गई थी। कहाँ लगी है तुम्हारे? कोख में। और कहाँ आए हो? बिसौली। क्या वजह थी? उनसे कोई पहले से रंजिश थी क्या? हाँ जी, पहले से मुकदमेदारी चल रही थी उन लोगों से। हाँ जी। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के थाना वजीरगंज कस्बे के बड़ा बाजार स्थित आंखों के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है गलत इंजेक्शन लगाने से हुई है बुजुर्ग की मौत। परिजनों ने किया आसपास अस्पताल के बाहर बुरी तरह से हंगामा। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला थाना वजीरगंज के बड़ा बाजार के पास एक निजी अस्पताल का बताया जा रहा। वहीं थाना पुलिस मौके की गहनता से साथ वहां पर पड़ताल कर रही है। सुनने में आ रहा है कि पुलिस और परिजनों ने काफी नोकझोंक भी हुई है। मृतक निहाल सिंह 62 वर्षीय पुत्र सोहन पाल सिंह कोतवाली सहसवान के गांव आलमपुर जहीदापुर मूल निवासी वहां का बताया जा रहा। लखीमपुर खीरी जिले के गोला थाना क्षेत्र के जलालपुर मोड़ पर आज सुबह तड़के घने कोहरे के चलते एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना अल सुबह की बताई जा रही है, जब कार सवार 4 लोग दिल्ली से बहराइच जा रहे थे, तभी जलालपुर मोड़ के पास एक ट्रक में कार जा घुसी, जिससे मौके पर कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों की माने तो कार सवार दिल्ली से चलकर बहराइच तक तिलक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम गोला प्रतीक्षा त्रिपाठी सहित सीओ रमेश कुमार तिवारी, गोला थाना प्रभारी अंबर सिंह पहुंचे हैं और आवश्यक कार्रवाई में जुट गए हैं। ऑटो सेल चौराहे पर अधिवक्ता आलोक मिश्रा पर जानलेवा हमले की घटना को लेकर अधिवक्ता समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया है। आरोप है कि एमआरएफ के मनबड़ कर्मचारियों ने मिलकर आलोक मिश्रा पर हमला किया है, जिनमें से 3 अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष अशोक सिंह मौके पर पहुंचे और तत्काल सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज कराई है। अभी हम लोगों के भाई लोग बता रहे हैं कि जो अपराधी है वो भी अपना लोगों के साथ खड़े मिल रहे हैं। ऐसे अगर करेंगे तो फिर तो कल को लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाएगा। इसलिए ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएं, ये हम लोगों का कहना है और ये अल्टीमेटम भी है। धन्यवाद। कहते हैं वही एसीपी और डीसीपी मानने लगते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, अभी कल की बात है। एक इंस्पेक्टर है सोराव में, इतना झूठ बोलता है और उस झूठ को जैसे पढ़ाएगा एसीपी डीसीपी को,
वो उसी की बात मान लेते हैं। किसी दिन हमको डीसीपी को ही बुलाना पड़ेगा कि इन झूठों का भी इलाज करो। कानून का काम करने के लिए आपको सही जानकारी देनी होगी। अभी आप मिसगाइड कर दो, कोई भी मिसगाइड हो जाएगा। मेरा अल्टीमेटम है कि हमारे अधिवक्ताओं पे जिसने हमला किया, प्रशासन को यही कहेंगे कि जिस तरह से जैसे ही घटना हो तत्काल उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर उसमें हीला हवाली पुलिस करती है तो पुलिस उसके लिए जिम्मेदार होगी। पत्रकार की जो हत्या हुई थी, मैं आपको जानकारी दे दूं, आज ही वो मुकदमा हाईकोर्ट में लगा था, ये सारे लोग मौजूद थे। मैंने उसका भी प्रतिरोध इसी तरीके से किया है कि सिविल लाइन जैसे जगह पर इस तरह से किसी पत्रकार को, और वो भी सिविल लाइन जैसे जगह पर काटा गया, और उसकी भी जमानत अगर 3 महीने 4 महीने में दे दिया जाए तो यह माना जाएगा कि अशोक सिंह की भी काट के हत्या कर दे, 3 महीने बाद जमानत हो जाएगी। तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे लोगों को एक सजा भी गंभीर मिलना चाहिए, और अगर कोई दे या न दे, हम लोग सच्चा में सजा दिलानी चाहिए। अगर आलोक मिश्रा जी पे और राहुल मिश्रा पे और अजय कुमार पे, ये जो हमारे अधिवक्ता भाई है, अगर किसी भी प्रकार का जो कोताही बरती गई अगर पुलिस के द्वारा, तो उसके लिए जिम्मेदार पुलिस होगा। और उसके लिए मैं इंस्पेक्टर को दोषी नहीं मानता कि केवल इंस्पेक्टर को बात कही जाए। इंस्पेक्टर के साथ उसका एसीपी, उनके डीसीपी, उनके पुलिस कमिश्नर सभी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये जानकारी सभी को है। मैं तो ये मानता हूँ, एक चीज कह देता हूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस ने दिन दहाड़े हुई महिला की हत्या का खुलासा करते हुए एक बड़ा एक्शन लिया है। प्रेमिका की बात ना करने से नाराज प्रेमी ने वारदात वहां पर दावत से लौट रही प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताते चले कि अमरोहा के थाना देहात क्षेत्र के ग्राम पचोकरा में उस वक्त सनसनीखेज फैल गई जब दिन दहाड़े एक महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी युवक मृतका से प्रेम प्रसंग में था, लेकिन हाल ही के दिनों में महिला उससे बात नहीं कर रही थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने दावत से घर लौट रही महिला पर चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी है। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना हसनपुर कुलदीप पोस्टमैन सनोज सतवीर निवासी कस्बा हसनपुर ने एक ही तहरीर इस बाबत दी कि मैं शाम के समय अपनी पत्नी आरती के साथ बाजार जा रहा था। जब मैं गोकुल धाम कॉलोनी के मोड़ के पास पहुंचा तो वहाँ एक खोखे के पास रिहान सनोब जहीर व उसके 2 साथी के साथ खड़ा था। मोटरसाइकिल रोककर अभद्रता और अश्लील हरकतें की। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर मुख्य आरोपी रिहान सनोब जहीर को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के थाना हसनपुर कस्बे में महिला से बदतमीजी व धमकी देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आपको बताते चले कि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा पर वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त द्वारा वादी की पत्नी के साथ बदतमीजी की गई है तथा वीडियो बनाने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हसनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 56/26 धारा 74, 296, 126, 2, 351, 2 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस ने दिन दहाड़े हुई महिला की हत्या का खुलासा करते हुए एक बड़ा एक्शन लिया। आपको बताते चले कि अमरोहा के थाना देहात क्षेत्र के ग्राम पचोकरा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिन दहाड़े एक महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी युवक मृतका से प्रेम प्रसंग में था, लेकिन हाल ही के दिनों में महिला उससे बात नहीं कर रही थी और इसी के चलते आरोपी ने मृतका की हत्या कर दी। 4 फरवरी 2026 को ग्राम पचोकरा थाना अमरोहा देहात क्षेत्रांतर्गत एक महिला जिसका नाम रूबी पत्नी नरेंद्र की चाकू मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और तो ये ज्ञात हुआ कि धीरज नाम की व्यक्ति जो उसी गांव का रहने वाला है, इसने महिला की चाकू मार के हत्या करी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभियुक्त को गिरफ्तार
किया गया। पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया कि धीरज का रूबी से पिछले 3-4 साल से संबंध थे, बातचीत होती थी। 3-4 महीने से इसने महिला ने बातचीत करना बंद कर दिया था। इसी को लेकर इसके मन में द्वेष भावना थी। इसने कई बार प्रयास भी किया कि वापस इससे बातचीत कर पाए, बट ये मना करती थी। तो कल जब ये गांव में एक शादी से वापस आ रही थी तो इसके घर से पास से जब गुजर रही थी तो इसने चाकू से इस पर हमला कर दिया और मारकर इसकी हत्या कर दी। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कल दिनांक 4 फरवरी 2026 को ग्राम पचौक उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन में आज यातायात पुलिस अमरोहा द्वारा गजरौला चौपाल पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा स्कूली बच्चों की यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा तथा यातायात संकेतों के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा और साथ ही जानकारी दी गई। इस अवसर पर बच्चों को सड़क पार करते समय सावधानी बरतने, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करने, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग, लाल पीली हरी बत्ती के संकेतों का पालन करने तथा मोबाइल फोन का प्रयोग न करने के संबंध में समझाया गया। साथ ही बच्चों से यातायात नियमों का स्वयं पालन एवं अपने परिवारजनों व परिचितों से भी इसके प्रति अपील करने की समझाइश दी गई है। अपने आप को सुरक्षित रखना है और कौन चल रहा है, आप सुरक्षित हो, सब सुरक्षित है, ये सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस महकमे में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। लखीमपुर खीरी के एसपी रहे संकल्प शर्मा का हुआ तबादला। संकल्प शर्मा को कानपुर कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त डीसीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई। चुनौतीपूर्ण समय में खीरी जनपद में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए रहा है कार्यकाल। शासन आदेश जारी, जल्द करेंगे पुलिस अधीक्षक पद का कार्यभार ग्रहण। हरिद्वार के भारत माता मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय भव्य समारोह का आज दूसरा दिन है। गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि और मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में आज कई राष्ट्रीय स्तर की हस्तियों ने शिरकत की है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपनी उपस्थिति से समारोह की गरिमा बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से आयोजन में मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय आयोजन को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। देहरादून जनपद के विकास नगर क्षेत्र के चिरंजीपुर में आपको बता दें कि जूनियर जेनेक्स और द्वारा स्थापित कानूनी सुविधा केंद्र का बुधवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर लॉ एंड जस्टिस सोसाइटी के सदस्य कृष्णकांत ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर CMS टीम नई दिल्ली से रोहित कुमार भी उपस्थित रहे हैं और उपस्थिति उनकी रही है। उनके साथ ही वहां पर टीम के सदस्य तथा दिव्यपी इंडियन फाउंडेशन के सदस्य भी समारोह में मौजूद रहे हैं। सभी अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रम गरिमामय एवं उद्देश्यपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि लॉ एंड जस्टिस सोसाइटी के सदस्य कृष्णकांत ने अपने संबोधन में कहा कि इस कानूनी सुविधा केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों और वादकारियों को न्याय प्रणाली से जोड़ना तथा कानूनी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। प्रदेश के लगभग समस्त शहरों के अंदर कई ऐसे वादकारी हैं, कई ऐसे नागरिक हैं, कई ऐसे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार की कानूनी समस्याओं से जो है गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं वे एक पैसे की कमी के कारण अच्छी सलाह, अच्छी कानूनी सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। तो लॉ एंड जस्टिस सोसाइटी की अनुशंसा के बाद जूरिजेनिक्स जो देश की अग्रणी विधिक सेवा संस्थान है उसके द्वारा इस फैसिलिटेशन ऑफिस को शुरुआत यहाँ जो है देहरादून में की गई, जिसके
ऑफिस का कार्यभार मिस्टर विपिन मसीह और उनकी साथ प्रिंसी देवी संभालेंगे। और जो लोग कानूनी समस्याओं या किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता या कानूनी मार्गदर्शन के संबंध में किसी भी तरह की मदद चाहते हैं तो वो इस ऑफिस में आ सकते हैं। इस ऑफिस के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने के पथ में हमें एक सेतु बनना है। हम चाहते हैं कि लोग न्याय के लिए जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनके एक ऐसा माध्यम मिले जिसके माध्यम से उनको एक त्वरित, सही, सटीक और सुलभ प्रकार से न्याय मिले। और इसी के साथ इन कार्यालयों के उद्घाटन का जो उद्देश्य है वो अंततः न्याय आपके द्वार इस मुहिम को लेके, ताकि न्याय जन जन तक पहुंचे, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिले, इस देश के नागरिकों को मिले, वादकारियों को मिले। इसे सुनिश्चित कराने के लिए संवैधानिक अपने दायित्वों का निर्वहन जो है करते हुए हमारे द्वारा मिस्टर विपिन मसीह और प्रिंसी डेविड को इस कार्यालय का कार्यभार दिलाया गया है। और मैं आशा करूँगा कि प्रदेश के और शहर के समस्त ऐसे लोग जो किसी प्रकार की कानूनी सेवाएं चाहते हैं या कानूनी सेवाएं या कानूनी सलाह या कानूनी मार्गदर्शन संबंधित किसी प्रकार की मदद चाहते हैं तो वो कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। जो यहाँ प्रदान की जाने वाली सभी प्रकार की जो सलाह और सेवाएं हैं वो निःशुल्क हैं। किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह के संबंध में जैसे अन्य जो लॉ फर्म्स हैं या जो देवता हैं तो वो एक परामर्श शुल्क जो है चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई कानूनी जो परामर्श शुल्क है वो नहीं लिया जाता, क्योंकि अंततः इस कार्यालय का उद्देश्य जो है वो लोगों के लिए न्याय को सस्ता, सुलभ, सटीक और पारदर्शी बनाना। मैं बताना चाहूँगा कि आफ्टर लॉ एंड जस्टिस अप्रूवल हमने ये जो ऑफिस ओपन किया है, जो संस्था ओपन किया फॉर पीपल अवेयरनेस, पीपल गेट अवेयर अबाउट दी कानूनी सलाह जो उन्हें दी जाएगी सस्ती, सुलभ और आसान। जो विपिन मैसेज जी हैं इन्हें इसका प्रभाव दिया जा रहा है। ये प्रतिष्ठित यहाँ के व्यक्ति हैं जिनकी एक अपनी पहचान है और आइडेंटिटी, ये इस पे लोगों को अवेयरनेस यहाँ पे देंगे। और हम ये कामना करते हैं कि और लोगों को अवेयर करें, जो ये कानूनी सलाह एक सुलभ रूप में दी जाए जिससे लोगों को अवेयरनेस हो और वो इसका फायदा हो। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और साथ ही अजीत पवार का अस्थायी पहुंची हरिद्वार। आपको बता दें वीआईपी घाट पर पूरे वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ किया जा रहा अस्थि विसर्जन। और साथ ही आपको बता दें परिवार के सदस्य पुरोहित की मौजूदगी में धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार हो रहा है अस्थि विसर्जन। गंगा तट पर विशेष पूजा के बाद विधिवत अस्थायी वहां पर अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जा रही है। कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने घाट क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी कर ली है और साथ ही वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। घाट पर विशेष निगरानी भी जारी है।
खबर हरिद्वार से है, जहां प्लेन क्रैश में हादसे में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की अस्थियों का देश की विभिन्न धर्म नगरियों में विसर्जन किया जा रहा है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को हरिद्वार से अस्थि विसर्जन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और हरिद्वार की वीआईपी घाट पर एनसीपी की यूथ विंग और राष्ट्रीय युवा कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विधि विधान के साथ अजीत पवार की अस्थियों का गंगा में विसर्जन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अजीत पवार की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार के साथ साथ काशी, रामेश्वरम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश सहित देश के कई पवित्र स्थलों की नदियों में किया जाएगा। और लाखों लोग उनके असमझ जाने से बहुत दुखी हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि अजीत दादा पवार, उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे। उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र का विकास किया था, वैसा नेता महाराष्ट्र में अभी तक कोई नहीं हुआ। इसलिए सभी भावुकता के आधार पे सब लोग चाह रहे हैं कि अजीत दादा का नाम हर उस चीज़ में दिया जाए जिससे लोगों का कल्याण हुआ हो। लाड़की बहन योजना से लाखों हमारी बहनों को आधार मिला है, इसलिए सभी लोगों का मानना है कि उनका नाम मिलना चाहिए और सभी हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं की भी यही इच्छा है। क्या परिवार से भी कोई यहाँ पर पहुँचा है उनके? देखिए, अभी उनका वहाँ पे 10वां का कार्यक्रम है बारामती में, जहाँ पे उनका घर है, उनका गांव है। उसके बाद परिवार के सब लोग सभी लोगों से मिलने के लिए वो आएंगे और जो भी विधि विधान से जो भी पूजा करनी होगी वो आके ज़रूर करेंगे। अध्यक्ष जी, ममता बनर्जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और उनकी शख्सियत पूरे हिंदुस्तान में उनको मानने वाले लोग थे। सब लोगों की ये अपेक्षा थी, जो लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे, वो चाहते थे कि उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा सके। इसलिए हम लोगों ने परिवार से निवेदन किया और उनकी अस्थियों को हिंदुस्तान के सभी पवित्र नदियों में प्रवाहित करने के लिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने फैसला किया। आज हम लोगों ने शुरुआत हरिद्वार से की है, इसके बाद काशी जाएंगे, इसके बाद प्रयागराज जाएंगे, इसके बाद मां नर्मदा में उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया जाएगा, इसके बाद रामेश्वरम जाया जाएगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी पवित्र नदियां हैं उनमें उनको प्रवाहित करने का काम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस करेगी। ठीक। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ गद्दार शब्द का प्रयोग करने पर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस बयान को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया है और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की अमर्यादित और अभद्र भाषा शोभा नहीं देती है। भाजपा नेताओं का तर्क है कि रवनीत सिंह बिट्टू जैसे समाज नेताओं के लिए गद्दार शब्द का उपयोग करना केवल उनका अपमान है और बल्कि यह कांग्रेस की हताशा को भी दर्शाता है। भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल और ऋषिकेश अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सतीश सिंह का कहना है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना स्वीकार्य नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला ऋषिकेश की ओर से जो कल राहुल गांधी जी द्वारा अपने सिख भाई रवनीत सिंह बिट्टू जी जो अपने केंद्रीय मंत्री है, उनको गद्दार शब्द का प्रयोग जो उनके द्वारा संसद में किया गया, जो एक बहुत ही अमर्यादित भाषा है और निश्चित रूप में एक नेता प्रतिपक्ष के नाते उनका जो ये भाषा प्रयोग की गई है, उस रूप में आज ऋषिकेश जिले की ओर से राहुल गांधी जी का पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। और निश्चित रूप में सिख समाज एक सभ्य समाज है और वो हमारे केंद्रीय मंत्री है, उनको गद्दार शब्द का प्रयोग करना, इस रूप में हमने राहुल गांधी जी का पुतला फूंका है। और राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष है, उनको अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। और सिख समाज एक वीर कौम है और लगातार जो देश के विकास में और देश को आगे बढ़ाने में सिख समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कहीं भी आप देखते होंगे कि आपदा के समय में भी सिख समुदाय चाहे गुरुद्वारे के माध्यम से हो, चाहे उनके किसी भी संबंध में हो, सिख समुदाय सबसे पहले आगे आने का काम करता है। मैं
राहुल गांधी जी का पुतला दहन को तो किया ही, मैं राहुल गांधी को चेताना चाहता हूँ कि उन्हें सिख समाज से सार्वजनिक तौर पे संसद में माफी मांगनी चाहिए। इस रूप में आज ऋषिकेश जिले में उनका पुतला दहन किया गया। एक कल जो संसद में हुआ वो सार्वजनिक तौर पे सभी ने देखा, इस प्रकार से वो हमारे सिख नेता को गद्दार बोल रहे हैं। आखिर राहुल गांधी जानते क्या है सिखों के बारे में? आपको पता होगा 1984 भी उस समय पे क्या हुआ, क्या स्थिति रही। एक तरफ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1984 के जो पीड़ित है हमारे, उनको सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है दिल्ली सरकार, और एक तरफ ये हमारे सिख भाइयों को जो हमारे उच्च पद पे हैं, मंत्री हैं केंद्र के, उनको गद्दार बोल रहे हैं। आखिर इनको शर्म आनी चाहिए। अपने आप को ये कहते हैं कि मैं आने वाला प्रधानमंत्री या मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ, सांसद है। क्या इस प्रकार के सांसद को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? मुझे तो लगता नहीं कि सांसद बनने लायक है, पार्षद बनने लायक है। इस प्रकार के इतने बड़े अपने खानदान से आप आते हैं, आपके परिवार में, और बोलने की सिखों के प्रति आपकी सभ्यता इस प्रकार की है, तो इस प्रकार की जो उनकी भाषा है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और हमें जितने भी सिख कम्युनिटी के हमारे लोग हैं, हमारे मन को इसमें बहुत ठेस पहुंची है और हमारी भावनाओं को भी मतलब ठीक नहीं किया है। क्योंकि एक सार्वजनिक तौर पे अगर तुम बोल रहे हो कि गद्दार है सिख, तो ये कहाँ की भाषा का है? सिख आखिर गद्दार कैसे हुआ? आप क्या चाहते हो? वो सार्वजनिक तौर पे माफी मांगे। उन्होंने संसद में सबको, आपने देखा हमारे जो बिट्टू है, रणवीर बिट्टू है, और पूर्व मुख्यमंत्री बेन सिंह जी के पोते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही कोई उठाई गिरा आदमी है या कोई हल्का आदमी है। हमारा सिख कम्युनिटी का आदमी है, हमारा केंद्र का मंत्री है, हमारा बब्बर सिंह राव। आपने कैसे बोल दिया जब तक वो आपके साथ थे तब वो अच्छे थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए ये बेकार होगा? ये कौन सी बात होती है? लालकुआं क्षेत्र में बीते दिनों पूर्व नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन राम बाबू मिश्रा और साथ ही पूर्व कार्यवाहक चेयरमैन पूरन राजवार के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। इस दुखद घड़ी में परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं जोगेश्वर प्रसाद गोविंद सिंह कुंजवाल ने दोनों दिवंगत नेताओं के आवास पर जाकर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और शोकाकुल परिवार को ढांढस बनाया है। वैसे तो पूरे प्रदेश में उनका नाम था, लेकिन विशेष रूप से लालकुआं क्षेत्र के उनके बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में से थे। और वो जब भी चुनाव होते थे, जैसे अपना चुनाव लड़ रहे इस चुनाव लड़ाने का काम उनका निधन हुआ। उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने चरणों में पुष्पांजलि दे। मिश्रा जी की एक खूबी बहुत ऐसी थी कि वो गरीब की बहुत मदद किया। किसी यहाँ शादी ब्याह हो रहा है गरीब के यहाँ, वहाँ पहुँच करके जो भी मदद कर सकते थे वो करने का प्रयास करते थे। और इसकी वजह से उनका बहुत बड़ा नाम जो है हमारे लालकुआं क्षेत्र में तो है ही, लेकिन और जगह भी वो चर्चित व्यक्ति रहे हैं। और उनका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति मिले। मिश्रा जी का निधन लालकुआं के ही नहीं पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत से कांग्रेस को यहाँ पर हमेशा जीवंत रूप दिया, एक मिलनसार और सबके दुख में सुख में खड़े होने वाले, सबकी सुनवाई होती थी उनके यहाँ।
आज वो हमारे बीच में नहीं है। सर्वप्रिय थे, मेरा उनसे बहुत पुराने संबंध थे और हमेशा उनका हमारे प्रति, कांग्रेस परिवार के प्रति सम्मान रहा। हर मोर्चे पर उन्होंने कांग्रेस को ताकत दी। बहुत बड़ी क्षति है, जैसे मैंने कहा कि उनका जाना कांग्रेस परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई होना बहुत संभव नहीं है भविष्य में। मैं बड़े विनम्र शब्दों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को, उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे, ये सबसे बड़ी कामना करता हूँ। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल से दूर हल्द्वानी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हल्द्वानी में एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कहा, अधिक ब्याज के लालच में ना आए, फिर बाद में पछतावा करना पड़ेगा। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि जनपद नैनीताल में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि भोले भाले लोगों को अधिक ब्याज और गारंटी का झांसा देकर 6 करोड़ 80 लाख की ठगी करने वाले 2 मुख्य अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निवेश के नाम पर सुनियोजित ठगी। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा वर्ष 2017 में देवभूमि बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता नाम स्थान हल्द्वानी कपिल कॉम्प्लेक्स मुखानी और रामनगर में खोली गई थी। उत्तराखंड सरकार से पंजीकरण का हवाला देकर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर और नैनीताल सहित कई जनपदों में हजारों लोगों से निवेश कराया गया था। 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित इस गंभीर मामले में विशेष टीम का गठन किया गया। कोतवाली रामनगर में दर्ज एफआईआर संख्या 246/23 धारा 409 आईपीसी के तहत जांच करते हुए पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा और लखनऊ तक दबिश दी थी। सचेत कर रहा हूं कि ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां पर जो है 20% 25% या पैसा दुगना होना 1 साल में, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। राष्ट्रीयकृत बैंक्स में, नेशनलाइज्ड बैंक्स में और मान्यता प्राप्त कोऑपरेटिव बैंक्स में ही आप निवेश करिएगा और उसमें भी सारे कंडीशंस को देखते हुए इस प्रकार सोसाइटी, कंपनी, ये वो करके अलग अलग जो है नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब करके आपको पैसे के नाम पे डुबाते हैं, तो कृपया करके इन्वेस्ट मत करिएगा। 99.99% केसेस में ये सारे जो है फ्रॉड होते हैं, ये आपका पैसा इकट्ठा करके फुल हो जाते हैं लास्ट में। तो कृपया करके आपके माध्यम से मेरा सख्त संदेश भी है और आपसे विनम्र निवेदन भी है कि ऐसा कोई पैसे इन्वेस्ट ना करिएगा। इनके ऊपर अभी कुल मिला के 3 मुकदमे हैं, 2 मुखानी में है और 1 रामनगर में है। ऐसा किया है, लोगों से करोड़ों की ठगी की थी इन्होंने। कहाँ का गिरोह है, पूरा किस तरह से पूरा मोड ऑफ अप्रेंटिस था इसका? नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि गरीब भोले भाले लोगों को जो ठग के उनके साथ फ्रॉड करते हैं, ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करें। इसी दिशा में हाल ही में संपन्न हुई कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्य सचिव महोदय और माननीय डीजीपी महोदय, माननीय आईजी महोदया मैम का भी सख्त निर्देश था कि धोखाधड़ी, विशेष रूप से जो गरीबों के साथ और मध्यम वर्ग के साथ जो धोखाधड़ी करते हैं और उनको मतलब ठगते हैं, उन पर कार्रवाई करें। हमने विशेष टीम गठित किया था। 2023 में कुल 3 मुकदमे दर्ज हुए थे यहाँ पर नैनीताल जनपद में, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के भोले भाले लोगों को करोड़ों रुपए ठग दिया गया था। कुछ लोगों द्वारा एक देवभूमि स्ववित्त सहकारिता करके नाम, इन्होंने 2017 में ऐसा संस्था खोला था। देखने में, सुनने में तो आपको ऐसा लगेगा कोई सरकारी संस्था है। देवभूमि स्वप्रोषित सहकारिता संस्था करके निवेश के नाम पे और हाई रिटर्न्स के नाम पे रामनगर, मुखानी, हल्द्वानी, हर जगह पे गरीबों को इन्होंने मतलब बेसिकली भोले भाले मध्यम वर्ग के लोगों को, रिटायरीज को इन्होंने निवेश के नाम पे जो है जमा कराया था पैसा। उद्देश्य कुछ नहीं था, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करा इन्होंने, सारे पैसा इकट्ठा करके फुर हो गए थे। तभी 2023 में विभिन्न थानों में रामनगर, मुखानी, हल्द्वानी में 3 विभिन्न मुकदमे पंजीकृत हुए थे। लगातार ये वांछित चल रहे थे। हम लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया। हमारा जो एसओ मुखानी है, सीओ अमित है, एसपी मनोज कत्याल है, एसपी हल्द्वानी, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत करा और इस विशेष टीम का गठित किया। एसएसआई जो लाल कुआ है, उसके पास विवेचना था, दीपक बिष्ट, बहुत अथक मेहनत करा उसने, बहुत अच्छे तरीके से उसने इन्वेस्टिगेशन करके उनका पीछा करा। तो वारंट्स तो पहले से ही प्राप्त था, तो अच्छी सफलता आज मिली है। जो 7 करोड़ रुपए का ठगने वाले जो गिरोह है, कोऑपरेटिव्स के नाम पे ठगने वाला गिरोह है, उनका दोनों अभियुक्तों को
सफलतापूर्वक अभी हमने गिरफ्तार किया है। वो हेम पंत है और दुर्गा पाल है, 2 लोग। इनके अकाउंट से कुछ रिकवरी भी हुई है क्या? यस नहीं, अकाउंट से जो ट्रांजैक्शंस आई है, इन्होंने तो पहले से ही काफ़ी 2023 में ही मुकदमा हो गया था, उससे पहले ही इन्होंने फंड्स को साइफन ऑफ कर लिया है। और अभी जो है हम इनके पूरे परिवार की और इनके खुद की चल और अचल संपत्तियों की जांच करेंगे और ये अग्रिम कार्रवाई है और नियमानुसार संपत्ति ध्वस्तीकरण और संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। सभी जनमानस को सचेत कर रहा हूँ कि ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट। खबर ऋषिकेश से है, जहां राज्य के जलवंत मुद्दों को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस भाजपा सरकार की किरकिरी करने की तैयारी में ही इसी कड़ी में 16 फरवरी को कांग्रेस ने विशाल रैली निकालकर देहरादून में राजभवन घेरने का ऐलान किया है। इस रैली और साथ ही राजभवन घेराव के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी जिम्मेदारी निभाने में लगे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ऋषिकेश पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने कार्यक्रम की सफलता को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक पर विचार विमर्श की है, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हरक सिंह रावत ने कहा कि राज्य में महिला उत्पीड़न हो या रोजगार का मुद्दा हो, सरकार इस पर जवाबदेही से बच रही है और उत्तराखंड हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार और खनन से सरकार रकम जुटाने लगी है और हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया कि पुलिस सरकार के लिए अवैध वसूली गैंग का रोल निभा रही है। आबकारी विभाग भी टेबल के नीचे रकम इकट्ठा कर सरकार को देने में लगा है, जबकि सरकार जनहित के मुद्दों पर फोकस नहीं कर रही है। वहीं कोटेश्वर से दीपक वाले मामले पर बोले कि एक हिंदू माता का सबने सामने गंदी गालियां उनको दी गई हैं, ऐसे कैसे हिंदू हैं ये लोग। पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम कर भाजपा कर रही है, नफरत फैलाकर लोगों को तोड़ने का काम करती है। देखिए, भाजपा हमेशा छद्म की राजनीति करती है और उनका छद्म सुबह कुछ, दिन में कुछ और शाम को कुछ और होता है और जनता ये भली भांति समझ चुकी है कि अब उनके छद्म को आगे नहीं चलने दिया जाएगा। इस देश की जनता बहुत गंभीर है और देर में पता लगा और अब पर्दा उठ गया है और निश्चित रूप से भाजपा को आगे जो भविष्य है वो अवसान की ओर है और उनको अब उनका अवसान शुरू हो गया है और पूरे देश की जनता और पूरे देश के राज्यों में अब कोई उनको जिस तरह का सम्मान मिलता था वो सम्मान वो खो चुके हैं। समय भाजपा की सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर पूरी तरह फेल हो गई है, चाहे महिला का उत्पीड़न हो, चोरियां हो, डकैतियां हो, लूट हो और आज उत्तराखंड जो देवों की देवभूमि थी आज वह सुरक्षित हो गई है। आज लोगों को उत्तराखंड आने में डर लगने लगा है और यह उत्तराखंड के लिए शुभ संकेत नहीं है। भाजपा जो अपने आप को सनातनी पार्टी कहती थी, आज उनका सनातन धाराशायी हो गया और आज जिस तरह पूरा प्रदेश में एक माहौल बन गया है, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहु बेटियां घर से बाहर निकलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। देखिए, ये भाजपा की सोची समझी चाल है। मैं कोटद्वार से 5 साल विधायक रहा हूं। कोटद्वार में इतना भाईचारा सभी धर्म के लोगों में था। मैं आज कोटद्वार में, मैंने एक जगह पहले भी मीडिया से बात करते हुए कहा, कोटद्वार के 80% मुस्लिम गढ़वाली बोलते हैं, वहां के कृष्ण गढ़वाली बोलते हैं, वो मंदिरों में भी जाते हैं, हिंदू उनके मस्जिदों में जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं। मतलब इतना भाईचारा कोटद्वार मैंने देखा। गाड़ी घाट है, झंडा चौक के पीछे वाला बस्ती है जहां मुस्लिम की आबादी है, इतना भाईचारा था। ये जानबूझकर, जब भाजपा हर मुद्दे पे फेल हो गई, तो इसलिए जानबूझकर इस तरह के अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है। लेकिन ये उल्टा पड़ गया भाजपा को।
जिस तरह पूरा देश का हिंदू, जिस तरह उत्तराखंड का हिंदू दीपक के साथ खड़ा हुआ और उत्तराखंड के लोग बहकाव में नहीं आए, देश के लोग बहकाव में नहीं आए, मीडिया बहकाव में नहीं आया, चाहे सोशल मीडिया बहकाव में नहीं आया, और दीपक के साथ खड़ा हुआ और उन तथाकथित मैं उपदर भी कहूंगा उनको, उन तथाकथित अराजक तत्वों के साथ खड़ा नहीं हुआ जो धर्म के नाम पे अराजक तक। देखिए, अपराधी की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई क्षेत्र होता है। अपराधी अपराधी होता है, कोई भी अपराध करे, मेरा बेटा अपराध करे, मैं अपराध करूं तो अपराधी अपराधी। धर्म के नाम पर पुलिस पर उंगलियां उठ रही है, क्या कहें? पुलिस बिल्कुल उंगलियां उठ रही है। दीपक के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, नाम से लिखा दिया, और जो अराजक तत्व थे, दीपक ने तो अराजकता नहीं की ना, दीपक ने तो किसी को मारने से बचाने की कोशिश करी ना, दीपक ने तो बचाने की कोशिश करी ना, उसे तो मानवीय गुण दिखाया, दीपक ने तो मानवीय गुण दिखाया, मानवता दिखाई। और जो अराजक तत्व थे, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और मैं आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यह मांग कर रहा हूं कि तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिन्होंने दीपक के खिलाफ और दीपक के घर पे जाकर शब्दों का प्रयोग किया। उनकी मां को गाली दी है, दीपक की मां को, एक विधवा को गाली दी है, एक हिंदू की विधवा को गाली दी है। जिन लोगों ने, कहां गया उनका सनातन धर्म, कहां गया उनका सनातन धर्म, कहां गया वो हिंदूवादी व्यवस्था। हिंदुओं में कभी भी किसी विधवा को गाली देना सबसे बड़ा पाप है। जिस मां ने अपने बच्चे को मजदूरी करके चाय बेचकर अपने बच्चे को पाला हो, और तुम उस मां को गाली दे रहे हो, इस पर भी समय है और जरूरत पड़ेगी, या लगेगा कि इसमें बातचीत होनी है तो बातचीत करेंगे आगे। गणेश गोदियाल जी ने इस पर अपना मत जरूर रखा है, जो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे चला है कि हम एक तरफ सारे जितने विपक्ष है सब एक तरफ हो जाए, विपक्ष को तब हम पक्ष में रहने वालों को हरा सकते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने गठबंधन की एक बात को जरूर पिन कर दिया है। नहीं, अभी इस पर कोई बातचीत नहीं हुई, आगे बातचीत होगी और फिर देखेंगे। इसकी रैली है जो 16 तारीख से रैली निकल रही है, उसके बारे में 16 तारीख को हमारे प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दा है, महिलाओं का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, रोजगार, खनन माफिया, भू माफिया, ये जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, इन सारे मुद्दों पर 16 फरवरी को राजभवन का घेराव की ऐतिहासिक रैली है। और उसी निमित्त में आज ऋषिकेश आया हूं कि अधिक से अधिक भागीदारी ऋषिकेश की जनता की, कार्यकर्ताओं की उस रैली में हो सके। अभी 16 तारीख को रैली है, उसके बाद हमारे फिर पूरा प्रदेश व्यापी हमारा कार्यक्रम लगेगा। जसपुर की धरती पर आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित भव्य बहुउद्देशीय शिविर के शासन और जनता के बीच की दूरी को मिटाकर सुशासन की एक नई इबारत लिख दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को धरातल पर उतारते हुए इस कैंप में तमाम सरकारी विभागों ने एक ही छत के नीचे उपस्थित होकर जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया है। और शिविर की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां सैकड़ों फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है और राहत दी गई है, वहीं जटिल प्रकरणों को समयबद्ध जांच के लिए अग्रसित कर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए। कैंप में केवल शिकायतों का निवारण हुआ है, बल्कि आधार कार्ड सुविधा और साथ ही आयुष्मान कार्ड पंजीकरण और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित सघन चिकित्सा एवं शिविरों के आम जनमानस को बड़ी राहत पहुंचाई गई है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि धामी सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के उत्थान के लिए पूरी तरह संकल्पित है। प्रशासन का यहां ऑन द स्पॉट सेवा भाव न केवल सराहनीय है, बल्कि प्रदेश में पारदर्शिता और जवाबदेही भी तय करता है।
आपको कि जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसमें अभी तक हमें टोटल 55 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, अभी भी शिकायतें ली जा रही हैं। उसमें से लगभग 15 शिकायतें हमने यही निस्तारित कर दी है। इसके अलावा कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसमें मौके का निरीक्षण की आवश्यकता है, तो आज ही उसका निरीक्षण प्रस्तावित किया गया है। जो आज हो जाएंगे वो आज हम कर लेंगे और जो बचेंगे उनको अगले 1-2 दिन में निरीक्षण करके उनकी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जैसा आपने देखा कि अभी न्याय पंचायत स्तर पे जो हमारी कार्रवाई चली है इस कार्यक्रम की, उसमें हमने प्रयास किया कि सैचुरेशन लाने का। जितनी शिकायतें हैं तो जो भी लोग हैं जो कोई स्कीम से गवर्नमेंट की अगर उनसे छूटे हुए हैं, तो इसी तरह अब हमारा प्रयास जो है नगर पालिका नगर निगम क्षेत्रों के लिए है और आज यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। अभी शाम तक जितनी शिकायतें आएंगी सबका निस्तारण करने का हम लोग प्रयास करेंगे और जो शिकायतें रह जाएंगी उनमें जांच की आवश्यकता रहती है, उनको भी हम जल्द से जल्द निस्तारित कर लेंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि विगत सरकारों में जब हम इस प्रकार के शिविर लगाते थे तो शिविरों में समस्याएं आती थीं और वो समस्याओं में से 10-20 का निस्तारण होने के बाद बाकी शिकायतें डंपिंग जोन में चली जाती थीं। पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ एक अम्ब्रेला एक छत के नीचे सभी डिपार्टमेंट्स को भेजकर एक विधानसभा के अंदर 4 से 5 शिविर लगाने का काम किया है और मैं देख रहा हूँ सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ एक छत के नीचे बैठे हैं। अधिकारियों का आना निश्चित किया गया है और जो अधिकारी इसमें किसी लापरवाही को बरत रहे हैं उनको तत्काल उसका संज्ञान लिया जा रहा है। मैं आज यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में जसपुर में हमारा ये शिविर जन जन की सरकार जनता के द्वारा आयोजित हो रहा है। यहाँ अभी मैं देख रहा हूँ विभिन्न प्रकार की चीज़ें जिनको समझना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर से संबंधित दिक्कतें आ रही थी, नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं। हम सब मिलकर हमारे अधिकारी मिलकर इस प्रकार की समस्याएं जो आने वाले ग्रीष्मकालीन समय में एक जनता के लिए लाभप्रद होंगी कि एक नई नीति बनाकर जनता को नीचे तक सरकार का लाभ पहुंचाने के लिए कलमबद्ध है। यहाँ हर कार्यक्रम के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में एक अधिकारी और एक वहाँ की अध्यक्षता के लिए हमारे परगना मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी को अधिकृत किया जा रहा है और हम सब लोग भी संगठन भी और हमारे जनप्रतिनिधि भी लगातार इन शिविरों में जाकर जो भी लोग आ रहे हैं उनकी समस्याओं के लिए आगे बढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे यहाँ विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे और जनप्रतिनिधि, हमारी ब्लॉक प्रमुख, सभी लोग ऐसे शिविरों में आकर जनता की सेवा में निश्चित तौर पर अंतिम छोर तक इस लाभ सरकार के कार्यों का मिले और एक ही छत के नीचे मिले। हम यहाँ आधार कार्ड के बनने का काम है, लगातार लगभग हर शिविरों के अंदर 50-60 ऐसे आधार कार्ड भी अपडेट हो रहे हैं। साथ ही में अपना जो विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उसके लिए समाज कल्याण विभाग बिल्कुल कटिबद्ध है। हमारे महिला बाल विकास जैसे डिपार्टमेंट्स भी अपनी बहनों को गोद भराई जैसे कार्यक्रम करके बहनों को लाभान्वित कर रहे हैं और अपने साथ में राजस्व विभाग की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी हमारे साथ मिलकर मौके पर ही समस्या का एक टीम बनाकर उसको निस्तारण का काम किया जा रहा है कि इस प्रकार की जो दूरदर्शी सोच माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की है इसका निचले स्तर तक असर पड़। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भागलपुर से लौटने के दौरान सुल्तानगंज प्रखंड के तिलकपुर पंचायत पहुंचे हैं और तिलकपुर पंचायत में बन रहे पंचायत भवन निर्माणाधीन का निरीक्षण किया है। जिले में विभिन्न समय कार्य करने और गुणवत्तापूर्ण होने की बात करते हुए और सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए समय पर काम कराने को कहा है। जिले में विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं, उनका निरीक्षण का काम कर रहे हैं। हर जगह काम गुणवत्तापूर्ण हो और ससमय पूरा हो,
इसको लेकर जो भी जरूरी कदम उठाए जाने हैं उठाए जा रहे हैं। चलिए सर, पंचायत में बहुत ऐसे काम है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। हथियार के लिए जो भी हर जिले में विभाग के द्वारा जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी आवेदन उनके पास लंबित हैं उनका निष्पादन का काम है। सर, बिहार में बजट के लिए क्या मिल रहा है सर? सर, बजट में बिहार के लिए क्या मिल रहा है? चुनाव में इस बार 2026 के चुनाव में आरक्षण में बदलाव देखने को मिलेगा। सर, महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा? महिलाओं को कितना आरक्षण? महिलाओं को जो आरक्षण पहले से मिल रहा है वही है, 10% है, वो तो कानून में है, तो वही आरक्षण मिलेगा। गया जी की डुमरियागंज प्रखंड अंतर्गत मैगरा गांव में गुरुवार की सुबह सुविख्यात छायावदोत्तर राष्ट्र कवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी की 111वीं जयंती हर्षोल्लास एवं श्रद्धा के साथ मनाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर मैगरा थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, डुमरियागंज बीडीओ राजकुमार, कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह और प्रमुख पति जित्तू सिंह और सरपंच पति पिंकू अखौरी, शिक्षक संतोष सुमन और मुखिया सेवाया राजक सेवानिवृत्त शिक्षक परिखा सिंह, पूर्व प्रमुख रामचंद्र महती सहित कई गणमान्य लोग वहां पर उपस्थित रहे। वक्ताओं ने बताया कि उन्होंने हिंदी साहित्यिक को पाषाणी, तमसा और इरावती जैसी कालजयी कविताएं दी हैं। वहीं देवी जिंदगी, आदमी, नील झील और साथ ही उपासना, एक किरण, 100 झाइयां और 2 तिनकों का घोंसला जैसे और भी वहां पर काव्य रचे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत में भी काकली जैसे उत्कृष्ट काव्य की रचना की है। जानकी वल्लभ शास्त्री जी का जन्म दिवस पर आयोजन हुआ। कैसे कवि थे ये? छायावादी कवि थे। क्या संस्कृत, हिंदी, क्या चीज थे? संस्कृत, हिंदी आदि के थे। क्या कोई कविता याद हुई? जी हाँ। किसने बांसुरी बजाई, जन्म जन्म की पहचानी, वह तान कहाँ से आई, किसने बांसुरी बजाई। मनाने का क्या उद्देश्य है आज? क्या मनाने का उद्देश्य है कि महाजनों में न गता सपंथा, जिस रास्ते पर बड़े बड़े महान लोग जाते हैं उस रास्ते पर हम लोग को चलना चाहिए, यही उनका प्रेरणादायक है। ये महान कवि हुए और महान कवि के नाते उनका जो प्रेरणादायक है, जो आदर्श चरित्र है, आदर्श व्यवहार है, उनको हम लोग प्रेरित होकर सीखें और अनुकूल चले। तो मैगरा में क्या उनके याद में कुछ बनाया गया है? इनका एक जन्म स्थान बनाया गया है जो अभी पूर्ण तो हो चला है, होगा। क्या कुछ यहाँ पर बनाने की मांग है आप लोग की? हाँ, यहाँ पर बनाने की मांग है कि हम हमारे तरफ से कि यह मैगरा का नाम बदलकर जानकी कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो। और भी कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ के छात्राएं आकर के यहाँ लाइब्रेरी भी होनी चाहिए ताकि आके पढ़ाई कर सके। यस, जरूर जरूर लाइब्रेरी होना चाहिए। लाइब्रेरी तो है लेकिन वह ब्रह्मदेव शास्त्री के नाम से शायद है। क्या नाम हुआ आपका? रामचरित्र प्रसाद, सेवानिवृत्त शिक्षक, वली चक। आज जानकी वल्लभ शास्त्री जी का 111वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद। ये संदेश हम देना चाहते, युग का संदेश जानकी वल्लभ शास्त्री का, इनका संदेश है कि हमेशा जीवन पथ पर बढ़ते रहो, चाहे लाख विघ्न बाधाएं क्यों न आए। इनकी रचनाओं से और भी शिक्षा मिलती है कि प्रकृति से प्रेम रखें। इन्होंने व्यंग्यात्मक रूप में आज की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की चर्चा की। आज देखने को ऐसा मिलता है कि आजादी के पूर्व इन्होंने जो राजनीति पे राज किया, सामाजिक विषमता पर राज किया, वह आज भी वर्तमान है ना। लोगों को ये जागृत करना चाहते हैं कि बादलों की तरह तुम भी छली न बनो, है ना। बरस करके आगे सब सिंचित करो लोगों को, यानी जनता
को नेता लोग, जितने समाज के लोग हो, सब आपस में मिलजुल के रहो, आगे बढ़ाओ, रचनात्मक कार्य करो। जैसे प्रकृति की सारी चीजें रचनात्मक कार्य कर रही हैं, सूर्य ऊर्जा दे रहा है, चांद शीतलता दे रहा है, धरती हमें खाने को अन्न दे रही है, उसी प्रकार समाज को सृजन करो, आगे बढ़ाओ, जितना आगे बढ़ा सकते हो। ये मुख्य रूप से कौन सी भाषा में कविताएं लिखते थे? सबसे पहले तो इन्होंने लिखी काकरी संस्कृत से इनकी शिक्षा लेकिन निराला की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी में कविताएं, कहानियां, उपन्यास, पत्र साक्षात्कार वगैरह लिखना। क्या इनकी कविताएं विद्यालय में भी चलती है? पहले चलती थी, आज नहीं चलती है, लेकिन मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में इनकी पुस्तकें चलती रहती है। उसके पीछे मतलब धीरे धीरे छात्रों के बीच से लुप्त होते जा रहा है। क्या कुछ मांग है कि ये चलना चाहिए पुनः? लिखी रचनाएं, जितने भी पुराने कवि हैं, सबकी रचनाओं में काफी ज्ञान भरी हुई है, उपदेश है, समाज को सुधारने की दशा दिशा दोनों वर्णित है। वैसी कविताएं इनकी कविताओं के साथ होना चाहिए, जो आज गौण है। नतीजा क्या निकल रहा है कि लोग आज जो है सो हिंदी साहित्य की ओर से विमुख होते जा रहे हैं। टूटी फूटी कविताएं, कहानियां, निबंध सब दे दिया जा रहा है, जिससे कोई भी नैतिक शिक्षा नहीं मिलती। तो ऐसी कविताओं में नैतिक शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा है, राजनीतिक शिक्षा है, तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। इनकी कविताएं क्या, पुराने जितने जयशंकर प्रसाद गुप्त है, मैथिली सेन गुप्त है, माखन लाल चतुर्वेदी हैं, महादेवी वर्मा है, सबकी रचनाओं को आना चाहिए। नाम बताए ना जयशंकर प्रसाद का, अपना नाम आनंद मोहन पाठक। आज हम लोग आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी जो विश्वस्तरीय कवि थे, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्म दिवस पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप बता रहे हैं विश्व स्तरीय कवि थे, लेकिन उनका नाम धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। क्या कुछ मांग है सरकार से आप लोगों? देखिए, सरकार को ये चाहिए कि जो कवि है, चाहे आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हो या निराला जी हो, और ढेर सारे कवि हुए इस भारत देश में, सभी की जो कविताएं थी वो हम लोग जब पढ़ते थे तो वो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता था, लेकिन आज के डेट में सरकार के द्वारा वो सब सिलेबस से हटाया जा रहा है। तो मैं ये कहूँ, सरकार से ये मांग करूंगा कि सरकार उसको फिर से सिलेबस में लाए, जिससे कविता के माध्यम से हमारे समाज में जो विकास, किसी तरह की भ्रांतियां आती थी, किसी तरह का कोई काम होता था, उसको कविता के माध्यम से समाज में संदेश देने का काम करते थे, और जिससे समाज में सुधार होती थी। लेकिन सरकार ने सिलेबस से हटाया, जिसके कारण अब कविता के रूप में कोई भी कवि उस समाज में जो बदलाव होना चाहिए उस पर जोर नहीं डाल रहे हैं। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि आप जितने भी कवि हैं, सभी की कविता फिर से सिलेबस में जोड़ने की कृपा करें। मेरा नाम यशवर्धन पिंकूलाल, मैं आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री प्रबंधन समिति का अध्यक्ष एवं मेरी पत्नी सेवड़ा पंचायत की सरपंच सुना। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।